स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। पूरे कंप्लीट टॉपिक वाइज जीके जीएस फाउंडेशन का हम लोग क्लासेस चला रहे कंटिन्यूअसली और उसी की श्रृंखला को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज 5th क्लास है। इस पूरे सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन साथियों ने पहली बार ये वीडियो देखा, इसका पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज पूरे टॉपिक्स को, पूरे जीके जीएस को हम लोग टॉपिक वाइज फॉर्मेट में, सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो प्लेलिस्ट जाके भी आप लोग चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार स्पेशल का कोर्स हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का ये जो 5th क्लास है, इसमें हम लोग प्रमुख रामसर साइट्स ऑफ इंडिया को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग सेंसस 2011 इसलिए क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट सेंसस है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी से आता है। 2021 में तो सेंसस आपका हुआ नहीं ड्यू टू कोविड, और उसके साथ साथ हम लोग टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया को भी देखेंगे। तो आप लोगों ने पिछले वीडियोस को अगर देखा होगा तो आप लोग को ये अंदाजा होगा ही, क्योंकि इस पूरे जितने भी सेशंस को हम लोग लेकर आगे बढ़े हैं तो मल्टी डायमेंशनल लेकर चले हैं। हर क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शंस हैं सबको हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से, और हर एक डायमेंशंस पे हर एक क्वेश्चंस को हम लोग चेक कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कर रहे हैं, ताकि अगर एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन आपको डिस्गाइज करे या क्वेश्चन को इंप्रोवाइज करके दिया जाए तो आप कहीं फंसो नहीं। तो आइए बिना देर किए हुए 5वां जो क्लास है हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आपके सामने कि भारत में जनगणना की अवधि क्या है। ए है 10 वर्ष, बी है प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 8 वर्ष, प्रत्येक 11 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा प्रत्येक 10 वर्ष। ठीक है, भारत में जनगणना की जो अवधि है वो है प्रत्येक 10 वर्ष। अब आइए हम लोग जनगणना से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, सेंसस इन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आजाद भारत में पहला सेंसस कब हुआ था? फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया आपका कब हुआ था? तो ये था आपका 1951। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया ऑफिशियली कब हुआ था? तो ये हुआ था 1881 में। और फर्स्ट सेंसस ये अनऑफिशियल था, ये 1872 में आपका हुआ था। ठीक है, ये किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड मायो। और ये किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था आपके लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान ये आपका सेंसस कंडक्ट हुआ था। तो फर्स्ट सेंसस से अगर क्वेश्चन आ जाए इम्प्रोवाइज करके कि पहला सेंसस कब हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो 1951 में हुआ था। और पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था अंडर लॉर्ड रिपन। उस टाइम लॉर्ड रिपन का शासन था। और अगर पहला सेंसस, अमूमन क्वेश्चन यही आता है, पहला सेंसस से ही क्वेश्चन आता है, ऑफिशियल वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो पहला सेंसस, पहली बार अगर सेंसस पूछा जाए क्वेश्चन में, तो वो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मायो के शासनकाल के दौरान हुआ था। और एक सेंसस से क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। W.C. प्लोडन is known as the father of census। ठीक है, W.C. प्लोडन is known as the father of census। और ये कौन है W.C. प्लोडन? तो ही वाज सेंसस कमिश्नर। ही वाज सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये आपका सेंसस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, फर्स्ट टाइम का, या इंडिपेंडेंट इंडिया में कब हुआ, किसके शासनकाल के दौरान हुआ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। तो सब पे हम लोगों ने चर्चा किया। ये पूरा आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे, पूरा PDF जो हम लोग यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे स्टूडेंट साथी ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें भी हम लोग फ्री बिहार स्पेशल कोर्स चला रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो ये पूरा जीके जीएस का प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सेंसस से क्या क्या क्वेश्चन बने? फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951। उसके बाद पहला ऑफिशियल सेंसस इंडिया में कब हुआ?
1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। और पहला सेंसस अमूमन यही क्वेश्चन आता है, वो कब हुआ, तो 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल के दौरान। ये क्वेश्चंस आपके सेंसस से जनरली बनते हैं। और फादर ऑफ सेंसस किसको जाना जाता है फादर ऑफ सेंसस के नाम से, तो डब्ल्यू.सी. प्लोडेन को हम लोग फादर ऑफ सेंसस के नाम से जानते हैं, बिकॉज ही वॉज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चर्चाओं का बाजार ऐसे ही गर्म रहेगा, हर एक ऑप्शंस को हम लोग देखते चलेंगे। तो भारत में जनगणना की अवधि क्या है, तो प्रत्येक 10 वर्ष। ठीक है, अभी करंट जनगणना जो है, जिसके डेटा को हम लोग अभी फैक्ट मान रहे हैं, और एग्जामिनेशन में भी जनगणना से जो सेंसस से क्वेश्चन आता है वो 2011 से ही आता। तो यहाँ पे हम लोग 2011 के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, और लगभग हर एग्जामिनेशन में यह देखा गया कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, एमपी होगा इसका करेक्ट आंसर। एमपी का कैपिटल क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग अगर वीडियो में यहां तक पहुंचे हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी अंदाजा लगे कि कितने लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा, क्योंकि बीच में ही बहुत लोग स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है वो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जामिनेशन में आता है। बात करें तो 19% ऑफ इंडिया टाइगर पॉपुलेशन इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड 10% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर लिव्स इन एमपी। इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि 19% इंडिया में जितनी भी बाघों की आबादी है उसका 19% जो है आपका कहां पे है, मध्य प्रदेश में। और पूरे विश्व के अगर बाघों की आबादी की बात कर ली जाए तो उसका टोटल 10% आपका कहां पे है, तो वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व भी है, जिससे भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखा भी गया, वो है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जामिनेशन में। अब अगर बीपीएससी की बात की जाए, बिहार दरोगा की बात की जाए, बिहार एसएससी का मेंस भी होने वाला है। प्रीलिम्स का हम लोगों ने देखा कि आपके परसेंटाइल सिस्टम पे रिजल्ट दिया गया। प्रीलिम्स के कट ऑफ को अगर हम लोगों ने देखा तो मेंस का भी फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये लगभग सभी एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी 69 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरा सेशंस जो हम लोग लेकर चल रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग प्लीज जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने अभी तक गांधी युग को कंप्लीट किया है, इंडिया और उसके पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी मुल्कों को कंप्लीट किया है, पड़ोसी देशों को कंप्लीट किया है, और इंट्रोडक्शन टू इंडिया को कंप्लीट किया है। उसके बाद हम लोगों ने साइंस में भी कुछ चैप्टर्स को वहां पे कंप्लीट किया है। तो प्लेलिस्ट में लिंक है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट का लिंक है वहां से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा तो बनता ही है, उसको हम लोग देखेंगे इस पूरे सेशन में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो बांधवगढ़, पाकुई, नामदफा, कमलांग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नामदफा। नामदफा टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और ये कहां पे पड़ता है नामदफा, किस स्टेट में, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा टाइगर रिजर्व पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ये आपका नामदफा टाइगर रिजर्व पड़ता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसके बाद लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट भी देखेंगे। अगर यहाँ पे चर्चा हो रही है तो यहाँ पे हम लोग देख भी लेते हैं एक बार, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को भी देख लेते हैं। टाइगर रिजर्व से अगर क्वेश्चंस बन रहा है तो हाईएस्ट टाइगर रिजर्व, हाईएस्ट से हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपका
नाम दफा। हाईएस्ट टाइगर रिजर्व नाम दफा मतलब सबसे ऊंचाई पे कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अगर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आ जाए, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये 4 जिलों तक फैला हुआ है। ठीक है, 4 जिलों तक ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसका नाम है श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ स्थित है, तो ये पहले आपका आंध्र प्रदेश में स्थित था, अभी ये तेलंगाना में स्थित है। सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो वो है श्री सैलम टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। पहले ये आंध्र प्रदेश में होता था, लेकिन अभी जो स्टेट का डिवीजन हुआ तो ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं श्री सैलम को, तो राजीव गांधी, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व को हम लोग राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। श्री सैलम टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कहाँ है, तो तेलंगाना में है। सबसे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो नामदफा में है, नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, यही 3 क्वेश्चन तो बनते हैं आपके। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। बोर टाइगर रिजर्व ये आपका जो है सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। इसका जो है अगर टोटल एरिया की बात की जाए तो 138.12 स्क्वायर किलोमीटर इसकी पूरी एरिया है। 138.12 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ये पूरा नेशनल, ये पूरा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, बोर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपके महाराष्ट्र में, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। बोर टाइगर रिजर्व इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, और इसका पूरा अगर एरिया की बात की जाए तो 138.12 स्क्वायर किलोमीटर महाराष्ट्र में ये है। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पे कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो नामदफा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है, किस स्टेट में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का अगर बात किया जाए तो वो है श्री सैलम टाइगर रिजर्व विच इज इन तेलंगाना, एंड इट इज ऑल्सो कॉमनली known as Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary. Moving on to the next question. तो देखो यहां पे बांधवगढ़, पाकुई, नामदफा, कमलांग हो गया। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है यहां पे। ये आपका होगा सेंसस 2011 के अनुसार। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहां पे ये है सेंसस 2011 के अनुसार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 121.08 करोड़। ठीक है, 121.08 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या थी। कब, जब आपकी जनगणना 2011 हुई थी। लेकिन अभी करंट का अगर बात किया जाए तो 141.96 करोड़ आज के तारीख में जो है भारत की आबादी, आज के तारीख में करंट डेट में 141.96 करोड़ है। और इंडिया अभी जो है सरपास कर चुका है चाइना को रिसेंटली, हम लोग सभी जानते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, ये भी आपका सेंसस 2011 से रिलेट करके क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17.5%। जब जनगणना 2011 हुई थी तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता था। लेकिन आज के करेंट डेट में ये 17.7% है। कितना है, तो 17.7% है, मतलब 0.2% ये राइज किया। अभी आज के डेट में 0.2% ये राइज किया है। कितने सालों में, अगर बात की जाए तो 12 सालों में। ठीक है, सर्वाधिक रामसर
आगे बढ़ते हैं। ये सेंसस से ही क्वेश्चंस बनाया हुआ था, लेकिन इसको हम लोगों ने सेंसस के हिसाब से भी इसके आंसर को देखा और आज के तारीख में कितना है उसको भी हम लोगों ने देखा। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शंस हैं। रामसर साइट से अब क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। रामसर साइट्स यानी कि आर्द्र भूमि, यानी कि वेटलैंड साइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वेटलैंड भी बोलते हैं, आर्द्र भूमि भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में आर्द्र भूमि बोलते हैं, इंग्लिश में वेटलैंड बोलते हैं। तो रामसर साइट वाला, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। बीपीएससी में हम लोगों ने देखा, दरोगा में भी हम लोग देखते आ रहे हैं। तो सर्वाधिक जो है रामसर साइट्स इंडिया के किस राज्य में है वो पूछा जा रहा है। गुजरात, हिमाचल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में टोटल अगर बात की जाए तो 14 रामसर साइट्स है, ठीक है। तमिलनाडु में अगर साथियों बात किया जाए रामसर साइट से अब क्वेश्चंस बन रहा है, तो वहां हम लोग चलते हैं। तमिलनाडु हैज, ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि आप लोगों का अक्सर कमेंट आता है व्हाट्सएप पे, वीडियोस पे, मेल पे भी आप लोग कमेंट करते हो कि जो आप डिस्कशन कराते हो बोर्ड पे उसका एटलीस्ट पीडीएफ या इमेज के फॉर्मेट में कुछ हम लोगों को कंटेंट दिया जाए, तो ये आपको मिलेगा। तमिलनाडु हैज मैक्सिमम रामसर साइट्स। टोटल कितना है? 14 रामसर साइट्स है तमिलनाडु में, ठीक है। 14 रामसर साइट्स है। और सेकंड पे कौन है? यूपी। यूपी हैज 10 रामसर साइट्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पास 10 रामसर साइट्स है और तमिलनाडु के पास पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक रामसर साइट्स है 14। उत्तर प्रदेश के पास है 10 रामसर साइट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? रेणुका आर्द्र भूमि यानी कि रेणुका वेटलैंड, चिल्का झील, वुलर झील, सुंदरवन आर्द्र भूमि। रेणुका आर्द्र भूमि ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। देखो फैक्ट्स को भी हम लोग देख लेंगे। रेणुका आर्द्र भूमि जो है, अगर इससे क्वेश्चन बन जाए तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चिल्का आपका उड़ीसा में पड़ता है। सुंदरवन आर्द्र भूमि ये वेस्ट बंगाल, और वुलर झील ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, रेणुका हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और JNK, और ये आपका हो गया WB वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुंदरवन आर्द्र भूमि यानी कि सुंदरवन वेटलैंड्स। और सुंदरवन वेटलैंड और क्यों प्रसिद्ध है? तो इट इज द होमलैंड ऑफ बंगाल टाइगर्स। इट इज द होमलैंड ऑफ बंगाल टाइगर्स, दैट इज द रीजन वाई सुंदरवन वेटलैंड्स आर ऑल्सो फेमस फॉर इट। और सबसे बड़ा रामसर साइट है, इसके कारण भी फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248 और अनुच्छेद 251। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 246, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत सेंसस जो है वो संघ का विषय है। संघ यानी कि यूनियन का विषय है, ठीक है। और ये संविधान के 7वीं सूची के क्रमांक 69वीं में सूचीबद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मायो के शासन काल में किस वर्ष की गई? देखो क्वेश्चन जो हम लोगों ने फर्स्ट में डिस्कस कर लिया उसी का एक इंप्रोवाइज्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन यहां पे भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो देखो क्या है, यहां पे बोल रहा है भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मायो, प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मायो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? लॉर्ड रिपन अगर रहता तो 1881 हो जाता। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होता? 1881 हो जाता। और अगर वहां पे रहता कि सिस्टमेटिक वे में, ऑफिशियल वे में किसने की थी, तब होता 1881। बट मैंने वहां पे जब डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे उसी टाइम मैंने कहा था कि क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। जितने भी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं सब ऑलरेडी आ चुका है। तो भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मायो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो अगर लॉर्ड रिपन रहता तो 1881 और यहां पे रहता ऑफिशियल जनगणना तो होता 1881। लेकिन यहां पे कोई ऑफिशियल और कोई ऐसा लॉर्ड रिपन का जिक्र नहीं है, जिक्र है लॉर्ड मायो का। तो ये कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। पहली जनगणना भारत में लॉर्ड मायो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। दैट वाज द अनऑफिशियल वन एंड द ऑफिशियल वन वाज कंडक्टेड इन 1881 अंडर द किनके? लॉर्ड रिपन के अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हम लोग। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन देख रहे हैं तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के बारे में भी जानना भैया बहुत जरूरी है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली, सतीश मुखर्जी, कैलाश सांखला, रामचंद्र राणा। कैलाश सांखला, रामचंद्र राणा। इसका करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा कैलाश सांखला। इन्होंने जो है 1956 में ही पहली बार आवाज उठाई थी सेव द टाइगर करके कि बाघों की जो जनसंख्या है वो लगातार भारतवर्ष में कम हो रही है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है 1956 ईस्वी में जो है 1956 में जो है इन्होंने आवाज उठाया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। उसके बाद ही आपका ये आया था प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973 में। ये जो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 1956 में ही कैलाश सांखला ने अपने आवाज को बुलंदी से उठाना शुरू किया था फॉर द सेक ऑफ टाइगर प्रोटेक्शन। और उसके बाद 1973 में हम लोगों को उसका एक्शन का रिएक्शन, खैर बहुत लेट हो चुका, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन अगला हम लोग आ जाते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया? देखो अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया? सन 1973 में। कब? किनके शासनकाल के दौरान? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व चलाया गया। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांधवगढ़, पेंच, मेलघाट, नामदफा। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। टाइगर रिजर्व का जो पहला ही क्वेश्चन बना था क्वेश्चन नंबर 2 में, वहीं पर हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे कोई करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर होगा बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसको हम लोगों ने पहले ही देख लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले क्वेश्चन के डिस्कशन को एक बार देख लीजिए। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व। इसके टोटल एरिया की बात की जाए तो 138.12 किलोमीटर स्क्वायर, 138.12 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कहां पे स्थित है? तो महाराष्ट्र, ठीक है। चलो, टाइगर रिजर्व सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व कितना एरिया है? तो 138.12 किलोमीटर स्क्वायर। कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो भी कलेक्शन है क्वेश्चन का, सब आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग हर एक डायमेंशन पे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, नियमित जनगणना मतलब सिस्टमेटिक, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, सिस्टमेटिक या ऑफिशियल जिसको कहते हैं हम लोग। ये कब हुई थी? ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन। हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ते आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसको डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है, ठीक है। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। आगे बढ़ते साथियों हम लोग अगले क्वेश्चन पे, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो क्वेश्चन आपका है चिल्का झील, सांभर झील, रेणुका आर्द्रभूमि, सुंदरवन आर्द्रभूमि। भारत का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील, सांभर झील, रेणुका आर्द्रभूमि, सुंदरवन आर्द्रभूमि। इसका करेक्ट आंसर होगा चिल्का झील, उड़ीसा, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा, ये आपका सबसे पहला जो है भारत का आर्द्रभूमि था, सबसे पहला भारत का रामसर साइट था, ठीक है। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन रहा है रेणुका आर्द्रभूमि, तो रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। सुंदरवन आर्द्रभूमि लार्जेस्ट। सांभर का अगर है तो सांभर को जो है ये आपका फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। हर एक ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वो तो हो जाएगा चिल्का, चिल्का झील हो जाएगा। सांभर झील फ्रेश वाटर लेक है। रेणुका आर्द्रभूमि, क्वेश्चन अगर पूछे सबसे छोटा वेटलैंड, सबसे छोटा रामसर साइट इंडिया का कौन सा है? तो वो हो जाएगा रेणुका आर्द्रभूमि। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर सबसे बड़ा आ जाए क्वेश्चन की सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो वो है सुंदरवन आर्द्रभूमि। सुंदरवन
और किस चीज के लिए फेमस है? इट इज द होमलैंड ऑफ बंगाल टाइगर एंड इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। तो ये सारा डिस्कशन तो हो गया। एक चीज यहां पे हम लोग और ऐड करेंगे जो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलता है, लेकिन आपको स्टूडेंट साथी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन डिस्गाइज कर दे आपको तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट साथी का कंप्लीट डिस्कशन देख रहे हो। फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन में तो हम लोगों ने देख लिया चिलिका लेक, ये भी आपका फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ये कहां है? उड़ीसा में है चिलिका लेक। और इसके साथ एक और था, ठीक है, इसके साथ एक और रामसर साइट में ऐड हुआ था, जो पहली बार इसके चिलिका झील के साथ साथ किसको ऐड किया गया था? तो केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रहता, ऑप्शन में रहता केवलादेव नेशनल पार्क, तो हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि हम लोग चिलिका को पढ़ते आ रहे हैं सबसे पहला रामसर साइट, लेकिन चिलिका के साथ साथ केवलादेव नेशनल पार्क भी सबसे पहला भारत का रामसर साइट बना था। ये कहां है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, कहां है साथियों? तो ये राजस्थान में है, इसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हम लोग। आशा करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज उसको कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड भी कीजिएगा साथियों के बीच में, अपने ग्रुप्स में, है ना। चैनल के साथ भी जुड़िए, क्योंकि आगे हम लोग रेगुलर, अब हम लोग हिस्ट्री को चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, हर एक टॉपिक वाइज हम लोग पूरे चैप्टर्स को लेके चल रहे हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं, और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चल रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, चाहते तो इसको हम लोग थ्योरेटिकल भी लेके चल सकते थे, लेकिन इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपको ये एहसास हो कि जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आगामी एग्जाम्स में, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस हैं जो इन सारे टॉपिक से पूछे गए हैं अदर एग्जामिनेशन में। अगर हम लोग बीपीएससी की बात करें, या दरोगा की बात करें, या बिहार एसएससी की बात करें, या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें। ठीक है, आगे बढ़ते। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन है? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक जिलों, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भारत में किस राज्य में है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भारत के किस राज्य में है? ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। यहां टोटल ऑफ 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता भारत में सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन है, सॉरी, यहां क्वेश्चन था भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, 75 गो है। ठीक है, और वही अगर पूछा जाता कि सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन है, तो वो है आपका गोवा। ठीक है, गोवा का ट्रिप साला बनते ही रहता है, फ्रेंड सर्कल में हम लोग हमेशा सुनते हैं ट्रिप साला बनते रहता है, लेकिन जाता कोई नहीं है। तो गोवा तो ऐसे भी याद रहेगा आप लोगों को, है ना, मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन है लॉन्डो के लिए। तो गोवा हो गया आपका। और भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, 75 जिले। सबसे कम जिलों वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा, बस 2 जिले हैं यहाँ पे, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। तो ऐसे भी याद रहेगा, बागा बीच है आपका नॉर्थ गोवा में, और साउथ गोवा तो आपका ज्यादा टूरिस्ट वहां नहीं आते हैं, ज्यादातर तो नॉर्थ ही गोवा जाते हैं, बीच वगैरह वहीं पे है, नाइट लाइफ भी बढ़िया वहीं पे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? गोवा हो जाता है सबसे कम जिलों वाला राज्य। सिर्फ 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। और सबसे ज्यादा जिले वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, 75 जिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना की किस अनुसूची का विषय है? तो 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, या 6वीं अनुसूची। तो इसके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं, लिख लेते हैं। एक छोटा सा नोट्स है, जनगणना से किस सूची से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको यहाँ पे लिख लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा। भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 पिछले क्वेश्चन में देखे के तहत सेंसस
संघ माने यूनियन, यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं, बाइलिंगुअल लेके चलते हैं सारे सीरीज को, का विषय यानी कि सब्जेक्ट है, ठीक है। यह कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के सातवीं सूची के क्रमांक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सातवीं सूची में कौन से सीरियल पे, कौन से नंबर पे, सातवीं सूची तो हम लोग जान गए, आर्टिकल 246 भी जान गए कि सेंसस आपका आर्टिकल 246 के तहत है, और सातवीं सूची भी जान गए, लेकिन कौन से नंबर पे है तो वो भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्रमांक 69 69 में सूचीबद्ध है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद आर्टिकल 46 के तहत सेंसस जो है संघ यानी कि यूनियन का सब्जेक्ट यानी कि विषय है, और यह कॉन्स्टिट्यूशन के सातवीं सूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है, 69 में, ठीक है, सूचीबद्ध है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सातवीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, यहाँ पे सातवीं हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, किसको माना जाता है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। जनगणना का महाविभाजक किसको माना जाता है, 1921 को। महाविभाजक यानी कि ग्रेट डिवाइड, ठीक है, ग्रेट डिवाइड। क्यों ग्रेट डिवाइड माना जाता है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट इस टाइम पे बहुत कम हो चुका था और फर्टिलिटी रेट चरम पे था, ठीक है, और भूखमरी की भी स्थिति हो गई थी, फेमिन से इंडिया गुजर रहा था, इंडिया बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भी गुजर रहा था। दैट इज द रीजन व्हाई 1921 इज नोन एज द ग्रेट डिवाइड फॉर द सेंसस, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि जो पीडीएफ आप लोगों को मिले उसमें कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिल जाए, ठीक है। ईयर 1921 इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइड। ये इंडिया के इतिहास में बहुत बड़ा महाविभाजक है, ठीक है, इंडिया के पूरे इतिहास के लिए महाविभाजक